हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर का लेक्चर नंबर 5। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीटा डिके किसको बोलते हैं, गामा डिके किसको बोलते हैं, और न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 4 जो है बेटा, लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया, लास्ट में हमने डिस्कस किया अल्फा डिके। अल्फा डिके में हमने फिर देखा एनर्जी कैरियड बाय अल्फा पार्टिकल कितनी है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी है। सो आज वी विल डिस्कस बीटा डिके। व्हाट इज मेंट बाय विच डिके? बीटा डिके। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, बीटा डिके में भी दो टाइप्स ऑफ डिके है, दो टाइप्स ऑफ बीटा डिके है। एक है बीटा नेगेटिव डिके, दूसरा है बीटा पॉजिटिव डिके। ठीक है, एक एक करके इसको भी स्टडी करेंगे, इसको भी स्टडी करेंगे। चलिए भाई, नंबर 1 बीटा नेगेटिव डिके जो है बेटा किसको बोलते हैं और इसमें होता क्या है। बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है -1, मास से 0। इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन को इसको कहते हैं बीटा पार्टिकल। तो चाहे अल्फा डिके हो, बीटा डिके हो या गामा डिके हो, दीज आर न्यूक्लियर डिकेज, रेडियो एक्टिव डिकेज। न्यूक्लियस टेक पार्ट करता है इसमें रिएक्शन में बेटा। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस एमिट्स बीटा नेगेटिव पार्टिकल। बीटा नेगेटिव पार्टिकल कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन, वो भी ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस एमिट करता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को। अगर हम रिएक्शन दिखाएंगे, ये पेरेंट न्यूक्लियर है X, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, डिके होता है Y में, साथ में लगाता है बीटा पार्टिकल। बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज -1, 0। यही तो है बीटा नेगेटिव पार्टिकल। और भी कुछ एमिट होगा, फिर मैं बाद में बोलूँगा आपको। देखिए भाई, एटॉमिक नंबर मास नंबर कॉन्जर्व रहना चाहिए। Z है, यहाँ से -1 आया, ये कितना? Z+1 होना चाहिए। Z+1 -1 कैंसिल, लेफ्ट साइड से भी Z, राइट साइड से भी Z। चार्ज कंजर्वेशन, एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन। मास नंबर, इसका मास A, इसका मास 0, इसका मास फिर क्या आएगा? A। देखिए भाई, होता क्या है बीटा डिके में? नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हो, न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल। ये इसकी रिएक्शन है, अभी कुछ और हो जाएगा एमिट, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको बेटा। साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। ये क्यों निकलेगा अभी मैं रीजन बोलूंगा। एंटी न्यूट्रिनो प्लस Q। व्हाट इज Q? Q इज द एनर्जी रिलीज। Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, जो मैंने आपको परसों बोला था, इवन हमने कैलकुलेट भी किया था, डेल्टा mg²। फिर अल्फा पार्टिकल कितना लेता है वो हमने देखा परसों। ठीक है बेटा, सो हुआ क्या? जब न्यूक्लियस ने, व्हेन ए न्यूक्लियस या कोई एलिमेंट बोलेगा एमिट्स बीटा नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है बेटा, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर का जो एटॉमिक नंबर है उसको क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ। किससे इंक्रीज हुआ? 1 से। इंक्रीजेस बाय 1 से इंक्रीज हुआ। Z था, Z को क्या बना? Z+1, 1 इंक्रीज हुआ। वाइलेस मास नंबर जो है बेटा, मास नंबर रिमेन्स सेम। ये हुआ। अभी कुछ और पॉइंट्स निकलेंगे इसमें। ठीक, साथ में बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकला और एंटी न्यूट्रिनो भी निकला। एंटी न्यूट्रिनो भी निकला। ये था बेटा डिके। कौन सा डिके था? दिस वाज बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके।
एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 614 है बेटा, इसको रेडियो एक्टिव डिके हुआ, बीटा डिके हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन -1 0 को इमिट किया, प्लस एंटी न्यूट्रिनो को, प्लस क्यू क्यू। आप मुझे बोलिए यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ वो एलिमेंट बन जाएगा 6 को 7 बन जाएगा। 7 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन। 14 14 14 अनचेंज्ड, ये रिएक्शन है। एटॉमिक नंबर 6 को 7 बन गया, Z को Z+1, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, मास नंबर मीन्स सेम। ये इसकी एक एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा। अब इसमें पॉइंट्स, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकला, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकला। आप बोलोगे अरे ये कैसे पॉसिबल है, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कहाँ पे, आउटसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कहाँ आया इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस ने बीटा नेगेटिव पार्टिकल लगाया या इलेक्ट्रॉन लगाया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लगाया। हाउ इज दैट पॉसिबल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ आया, वो तो बाहर था बेटा। बेसिकली देखिए भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये सारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उन एलिमेंट्स का न्यूक्लियस है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम वाले एलिमेंट्स, ये अनस्टेबल न्यूक्लियर है। इसमें क्या होता है बेटा, ये जो न्यूट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, सारा था। न्यूट्रॉन एक है बेटा, ये न्यूट्रॉन था इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ, न्यूट्रॉन को क्या बन गया, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ऐसे में रिएक्शन लिख सकता हूं, देखो भाई, न्यूट्रॉन है, चार्ज कितना 0, मास कितना 1, इसको कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, किस में होता है कन्वर्ट, प्रोटॉन में। प्रोटॉन का 1 1 प्लस इलेक्ट्रॉन -1 0। आप देखिए भाई कंजर्व सारा रहा, 0 -1 + 1 0, मास नंबर 1 और साथ में यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, वो हम बाद में लिखवाते हैं यहाँ पे। चलो आप इतना ही लिखो, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप एंटी न्यूट्रिनो, बेसिकली यही पे एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, वो फिर हम रिएक्शन के लास्ट में दिखाते हैं। आप इस तरह से, ये न्यूट्रॉन है बेटा, इनसाइड न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस में ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है बेटा, प्रोटॉन है न्यूक्लियस में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता है, हाई एनर्जी से बाहर आता है। दिस मीन्स बीटा नेगेटिव डिके, ये जो बीटा रेडिएशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो न्यूक्लियस से निकलता है। ये वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ऑर्बिट्स में होता है, ये न्यूक्लियस से निकलता है बेटा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस converts into proton and electron. This electron comes out of nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आया। अब मसला है, चलो भाई ये भी हो गया भाई, नंबर 1 ये डॉटर न्यूक्लियस है, ये भी हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस कैसे आया, ये इनसाइड न्यूक्लियस इसलिए आया क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस ब्रेक होता है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है, मैक्सिमम एनर्जी लेता है, बाहर आता है। प्रोटॉन हेवियर पार्टिकल है, वहीं पे रहता है। अब मसला है कि ये एंटी न्यूट्रिनो जो है, इसका काम क्या, ये क्यों आया बेटा। लेट अस सपोज एंटी न्यूट्रिनो नहीं है, लेट अस सपोज। क्या आप क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो? अरे हाँ भाई, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्यू वैल्यू जो है ये आएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। रिएक्शन में डेल्टा एम क्या होता है बेटा? एक तो आपने पढ़ा न्यूक्लियस में मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रिएक्शन में डेल्टा एम होता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स।
आप बोलोगे क्यों जो है बेटा डेल्टा एम आएगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में एक्स आएगा माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में वाई आएगा और बीटा पार्टिकल आएगा। लेट अस सपोज आपने कैलकुलेट की एनर्जी जो है क्यों, लेट अस सपोज एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आपको निकला 100.8 जूल्स। लेट अस सपोज मैंने लिखा सपोज समझाने के लिए। आप देखिए बेटा ये एनर्जी निकली है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे जिस तरह हमने अल्फ़ा पार्टिकल में अल्फ़ा डिके में कैलकुलेशन की, डॉटर न्यूक्लियर है, इसकी एनर्जी आप देखोगे ये बहुत हेवियर पार्टिकल है, ये बहुत कम एनर्जी लेता है, बहुत ज़्यादा कम, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर ये एनर्जी लेगा। लेट अस सपोज इसकी एनर्जी जो है 0.8 जूल एनर्जी इसने ली। किसने ली? 100.8 जूल कैलकुलेशन के हिसाब से आई, डॉटर न्यूक्लियस ने 0.8 जूल ली। अब बच गया कितना? 0.8 तो आया, बच गया कितना? 100 जूल। दिस मीन्स ये बीटा पार्टिकल जो है इसकी एनर्जी होनी चाहिए कितनी? 100 जूल की एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा एम सी स्क्वायर फार्मूला से 100.8 आंसर निकला, 0.8 इसने ली, इसकी होनी चाहिए 100 जूल होनी चाहिए। और अगर आप बहुत से बीटा एक ही एलिमेंट लोगे, एक ही न्यूक्लियर लोगे, लेट अस सपोज कार्बन 14 लिया आपने, उसने बीटा पार्टिकल लगाया, एक बीटा पार्टिकल लगाया, फार्मूला आपने लगाई, 100.8 जूल की एनर्जी आई। एक बीटा पार्टिकल निकला, पार्टिकल नंबर 1, इसकी एनर्जी होनी चाहिए 100 जूल। दूसरा डिके हो गया दूसरे एटम का, उसकी एनर्जी भी होनी चाहिए 100 जूल, क्योंकि सेम एलिमेंट है, एलिमेंट तो एक ही है। यहाँ पे कार्बन 14 है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, रिएक्शन तो सेम है, फार्मूला सेम है। जितने भी बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे, जितने भी न्यूक्लियस में से, फॉर एग्जाम्पल 50 न्यूक्लियर डिके हुए, या 50 एटम्स आप लिखो, 50 एटम्स को डिके, बीटा डिके हुआ, वहां से कितने न्यूक्लियर, वहां से कितने बीटा पार्टिकल्स निकले? 50 बीटा पार्टिकल्स एमिट हो गए विदाउट एनी डाउट। 50 बीटा पार्टिकल्स जो है, क्या उनकी एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? एनर्जी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेम। को जितने भी बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे, दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन सेम होगी, क्यों भी सेम होगा, इसकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। दो कंक्लूजन निकले बेटा। एक जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। बीटा पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ मेनी बीटा पार्टिकल्स कांस्टेंट होनी चाहिए, और जितनी एनर्जी बचती है उतनी होनी चाहिए। 100.8 निकली, इसको 0.8 मिला, 100 इसकी होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस होता क्या है बेटा, इसको 0.8 मिली, इसको क्या आना चाहिए? बोलिए जल्दी। एज पर कैलकुलेशन इसको आनी चाहिए 100, लेकिन आपने देखी एक बीटा पार्टिकल है, इसकी एनर्जी 95 जूल। बस दिस मीन्स कुछ एनर्जी गायब हो गई। 0.8 थी इसकी, इसको 100 होनी चाहिए, लेकिन आपने देखी अरे इसको 95 ही, लॉस ऑफ एनर्जी, गायब कितनी हो गई? 5 जूल की एनर्जी गायब हो गई। दूसरा डिके करवाया, दूसरे का भी जो एनर्जी है वो भी होनी चाहिए एटलीस्ट अब 95, आपने देखा वो 60 ही जूल है। होनी कितनी चाहिए? देखिए 0.8 इसकी, इसको कितनी होनी चाहिए? 100, लेकिन आपने देखा वो तो 60 ही जूल। गायब कितनी हो गई? 40 जूल। अरे भाई ये क्या हो रहा है? तीसरा पार्टिकल निकला, लेट अस सपोज इसकी एनर्जी सिर्फ 40 जूल आई, आनी कितनी चाहिए? 100 जूल आनी चाहिए, लेकिन है 40, गायब कितनी हो गई? 60 जूल। एवं कुछ बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी ओनली 2 जूल, गायब कितनी हो गई? 98 जूल। गोया एक लॉ ब्रेक हो गया। हमें लगता है कि नंबर वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है बेटा वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि एनर्जी तो निकली 100.8,
लेकिन 100.8 में से इसकी 0.8, इसकी 95 ही 5 गायब हो रही है, कभी 50 गायब हो रही है, कभी 60। जब हमने ग्राफ बनाया एनर्जीज का और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स का, हमें ग्राफ इस तरह से मिला बेटा, इस तरह से ग्राफ मिला। यहाँ से हमने एनर्जी प्लॉट की, यहाँ से हमने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स प्लॉट की, हमने देखी एनर्जी इस तरह से है। वेरिएशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए 100, और ये तो 100 तो कांस्टेंट वैल्यू है, जितने भी बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे सबकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी जो है वेरिएबल है। सो दिस मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीम्स टू बी वायलेटेड। ठीक है बेटा, स्पिन कंजर्वेशन लगाते हैं भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी यहाँ पे वायलेट हो रहा है, वो भी। लेट अस सपोज, समझाने के लिए, इसकी स्पिन है +1/2, ठीक। हमने कैलकुलेट की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया बेटा, इसका मोमेंटम +1/2, इसका मोमेंटम -1/2। क्या मोमेंटम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से +1/2, राइट हैंड साइड से 0, इसका +1/2, इसका -1/2। सो दूसरा लॉ हमें लगता है वायलेट हो रहा है। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या स्पिन आप लिख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम सीम्स टू बी वायलेटेड। सो दो लॉज हमें लग रहे वायलेट हो रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट सीम्स दे आर वायलेटेड। हमें लग रहा है वायलेट हो रहे हैं। क्यों? एक तो एनर्जी जितनी इसकी होनी चाहिए उससे कम है, बाकी एनर्जी गई तो कहाँ। दूसरा, एनर्जी इसकी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल है, कभी ज़्यादा किसी पार्टिकल की कम। ठीक बेटा। दूसरी, स्पिन लेफ्ट हैंड साइड, स्पिन राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। सो इन दो को एक्सप्लेन किया, वायलेशंस को एक्सप्लेन किया पॉली ने। पॉली को आप जानते हो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने बोला बेटा जब भी बीटा डिके होता है, बीटा नेगेटिव डिके, साथ में एक एडिशनल पार्टिकल रिलीज होता है, उसका नाम क्या? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो आप बोलिए। एंटी न्यूट्रिनो। इसने बोला ये जो एनर्जी आपको गायब हो रही है, ये गायब नहीं हो रही है, ये किसके पास? एंटी न्यूट्रिनो के पास। जो स्पिन आपका गायब हो रहा था वो कौन कंजर्व रखता है? एंटी न्यूट्रिनो। यही एंटी न्यूट्रिनो जो है कंजर्व रखता है। किस किस को कंजर्व रखता है? एनर्जी को भी, स्पिन को भी। अब मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा बेटा। लेट अस सपोज 100.8 जूल आपको एनर्जी जो थी, इसको 0.8 मिली, इसको कितनी होनी चाहिए? 100। लेट अस सपोज इसको 90 ही जूल। ठीक। अब कितनी लॉस हो रही है? 10। 100.8 होनी चाहिए, 0.8 आई, इसको 100, इसको 90 ही जूल। गायब कितनी हो गई? 10। वो 10 किसके पास होगी? इसके पास 10 जूल आई। कभी इसके पास 60 होगी बेटा, 60 होगी, 60 होगी। गायब कितनी हो गई? 40 गायब नहीं, वो इसके पास। कभी इसके पास 2 ही होगी, गायब कितनी? 98 इसके पास। सो इट इज द एंटी न्यूट्रिनो विच कंजर्व्स मोमेंटम एंड स्पिन। इसका मोमेंटम +1/2, इसका मोमेंटम +1/2, इसका -1/2, इसका +1/2। बोलिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड से +1/2, राइट हैंड साइड से ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना? +1/2। लेफ्ट हैंड साइड +1/2, राइट हैंड साइड +1/2, स्पिन भी कंजर्व हो रहा। सो अब आपको आया समझ भाई? ये सारा डाउट क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस क्यों आया? ये बेसिकली न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ है। ये क्यों निकला? इन ऑर्डर टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए नोट डाउन करना चाहते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। बीटा डिके आपने लिखा बेटा, व्हाट हैपेंस इन बीटा डिके? हाँ, आप लिखिए बेटा। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड, बीटा डिके रिएक्शन लिखने के बाद आप नीचे लिखिए, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन number of beta particles and energy. If a graph is plotted between number of beta particles and energy, the graph shows
The graph shows that most of beta particles carry small energy. The graph shows that most of beta particles carry small energy, and beta particles have all possible energies from 0 to maximum. And beta particles have all possible energies from 0 to maximum. देखिए भाई, जीरो भी है, मैक्सिमम भी है, रेंज है। ये नहीं होना चाहिए था, एनर्जी कांस्टेंट आनी चाहिए थी, लेकिन वेरिएशन है। वेरिएशन क्यों है? क्योंकि जो वेरी आ रहा है वो एंटी न्यूट्रिनो ले रहा है। ठीक, नेक्स्ट लाइन, इन अदर वर्ड्स द एनर्जीज ऑफ emitted beta particles, in other words the energy of emitted beta particles is not equal to difference between energies of parent and daughter nuclei. In other words, energy of emitted beta particles is not equal to difference between energy of parent and daughter nuclei. Thus the law of conservation of energy seems to be violated. Thus the law of conservation of energy seems to be violated. Next line, also in beta decay, the spin on left hand side is not equal to spin on right hand side. The spin on left hand side is not equal to spin on right hand side. Thus conservation of angular momentum also seems to be violated. Thus conservation of angular momentum also seems to be violated. Next paragraph लिखिए, the violation of laws of conservation of energy and momentum, the violation of laws of conservation of energy and momentum was resolved by Pauli. Full stop. He suggested that emission of beta particles negative particles is accompanied by another neutral particle. ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका चार्ज और मास नहीं है बेटा. is accompanied by another neutral particle of zero rest mass. This neutral particle is called antineutrino. It is this antineutrino which conserves energy and momentum. ठीक है, लिखा आपने. ये एनर्जी और नंबर पार्टिकल्स का ग्राफ भी बनाना बेटा. अब है बीटा नेगेटिव डिके किन में होता है. आपने वो बाइंडिंग वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशियो ग्राफ इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो बनाया था बेटा, स्टेबिलिटी ग्राफ. ये कर्व ऑफ स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी करो. न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो याद है बेटा. ये वाली लाइन जो है, इनमें न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो 1, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा. ये n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये z है. देखिए भाई, बीटा नेगेटिव डिके उन एलिमेंट्स या उन न्यूक्लियर में होता है जो इस लाइन से एबोलाई करते हैं. यहाँ पे एलिमेंट थे, यहाँ पे एलिमेंट थे, बाकी सारे न्यूक्लियर जो है वो अनस्टेबल थे. सिर्फ इस लाइन पे जो थे वो स्टेबल थे. लाइन के नीचे जो पार्टिकल्स है यहाँ पे आना चाहिए, ये चाहते हैं हम यहाँ से यहाँ आए और स्टेबल बने. जो न्यूक्लियर ऊपर है वो भी चाहते हैं हम यहाँ से यहाँ आए और स्टेबल बने. ऊपर वाले पार्टिकल्स जो है बेटा, ये इनमें n/z रेशियो जो है बेटा वो ग्रेटर देन 1 है, इनमें n/z रेशियो जो है वो लेस देन 1 है. ये चाहते हैं, ये पार्टिकल ऊपर वाली न्यूक्लियर जो है, ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं,
ये चाहते हैं जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशियो है वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा कम है। अगर इनका न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, कम आएगा, ये ऑटोमेटिकली लाइन पे आएगा बेटा। तो कब डिक्रीज होगा? ये तब डिक्रीज होगा या तो ये इंक्रीज होना चाहिए या तो ये डिक्रीज होना चाहिए, ये इंक्रीज होना चाहिए। So how will they decrease n by ratio, n by z ratio? By decreasing n और by increasing z। वो कैसे पॉसिबल है? बीटा नेगेटिव डिके में। देखिए भाई, बीटा नेगेटिव डिके में z क्या होता है बेटा? इंक्रीज। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? डिक्रीज। आप बोलोगे कैसे ना? न्यूट्रॉन को ही जो है बेटा क्या क्या बन गया? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन गायब हो गया, उसको क्या बन गया बेटा? न्यूट्रॉन गायब हो गया, उसको बन गया प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बन गया। देखिए भाई, अगर न्यूट्रॉन डिसअपियर हो गया, प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल डिक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज। इनमें कौन सा डिके हो जाएगा? बीटा डिके। सो इन विच न्यूक्लियर बीटा डिके टेक्स प्लेस? दोज एलिमेंट्स विच लाई अबव द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हो। बीटा नेगेटिव डिके टेक्स प्लेस इन दोज न्यूक्लियर विच लाई अबव द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। In these nuclei, beta negative decay takes place. Therefore, n by z value decreases and they become stable. And they become stable. ठीक है बेटा, ये डिटेल में हमने स्टडी किया। क्या स्टडी किया डिटेल में बेटा? हमने डिटेल में स्टडी किया। क्या किया स्टडी डिटेल में? बीटा डिके। कौन सा बीटा? बीटा नेगेटिव डिके। अब दूसरा डिके है जिसका नाम है बीटा पॉजिटिव डिके। क्या नाम है बेटा? बीटा पॉजिटिव डिके। ये प्रोटॉन नहीं है बीटा पॉजिटिव, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते बेटा? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ये वो पार्टिकल है जिसका चार्ज सेम है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, -1 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, यही है। इसका क्या है बेटा? +1 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। उसका माइनस, इसका +1। लेकिन व्हाट इज, आप बोलोगे अरे प्रोटॉन का भी तो यही चार्ज है, +1 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक प्रोटॉन का चार्ज। आप बोलोगे प्रोटॉन को भी +1.6 इंटू 10 पावर -19 है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन? प्रोटॉन का जो मास है 1 AMU है, इसका मास क्या है बेटा? 0। सो पॉजिट्रॉन है, इट इज एंटी पार्टिकल। किसका एंटी पार्टिकल है बेटा? ये किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। तो अब देखिए न्यूक्लियर में किस तरह से होता है बीटा पॉजिटिव डिके। ये X है, Z A Y प्लस पॉजिट्रॉन। अब फिर मैं दिखाऊंगा क्या और रिलीज हो जाएगा। ये Z है बेटा, +1 आया, यहाँ क्या बच जाएगा? Z -1 +1 1 गया। ये A 0। देखिए भाई, व्हेन ए न्यूक्लियस एमिट्स पॉजिट्रॉन या बीटा पॉजिटिव भी इसको बोलते हैं, व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। इससे पहले क्या होता था? इंक्रीज बाय 1। अब क्या हो रहा है? डिक्रीज बाय 1। व्हाइल एज मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। साथ में रिलीज होगा न्यूट्रिनो। इससे पहले क्या होता था? एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो प्लस क्यू। ये आप नोट डाउन कीजिए। पहले इस तरह से लिखोगे आप पहला पॉइंट, व्हेन न्यूक्लियस एमिट्स बीटा प्लस पार्टिकल, एटॉमिक नंबर increases by 1, mass number remains unchanged. Decreases by 1, mass number remains unchanged. ठीक है, फिर रिएक्शन दिखाइए आप इसकी। ये आप इसकी रिएक्शन दिखाइए। ठीक, अब मसला है भाई, ये पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहां से आया? न्यूक्लियस में तो
सिर्फ प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। ये पॉजिट्रॉन कहाँ से आया? पॉजिट्रॉन कैसे है? इससे पहले कौन स्प्लिट होता था बेटा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को ब्रेक होता था इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बाहर आता था, उसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। अब इस टाइम कुछ न्यूक्लियर में, किन न्यूक्लियर में वो इसके बाद बोलूंगा, कुछ न्यूक्लियर में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन विल ब्रेक। प्रोटॉन जो है बेटा 1 भी लिख सकते हो इस तरह से, ये तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन ब्रेक होता है बेटा इनटू, बोलिए किस किस में हो जाएगा भाई? इनटू, बोलिए भाई, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का चार्ज भी +1 मास 0 प्लस न्यूट्रॉन, इस तरह से होता है भाई प्रोटॉन। अब अपना प्रोटॉन लिखिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन स्प्लिट होता है इनटू, ये पॉजिट्रॉन है +1 इनटू पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में। इससे पहले कौन स्प्लिट हुआ? न्यूट्रॉन। अब इस टाइम प्रोटॉन को 2 पॉजिट्रॉन +1 प्लस न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन वहीं पे रहेगा, पॉजिट्रॉन बाहर आएगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, तो प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। या कन्वर्ट लिख सकते हो, अपनी मर्जी है। दिस पॉजिट्रॉन कम्स आउट ऑफ न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड बीटा प्लस। अब पॉइंट नंबर 3, ठीक है बेटा, ये क्यों रिलीज हुआ? न्यूट्रिनो क्यों रिलीज हुआ? बोलिए भाई, रीजन सेम। न्यूट्रिनो क्यों? इस टाइम न्यूट्रिनो था, इससे पहले एंटी न्यूट्रिनो, इस टाइम बोलेंगे न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। न्यूट्रिनो क्यों रिलीज हुआ? सो एज टू कंजर्व क्या? एनर्जी एंड मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, या स्पिना बोल सकते हो। इसने इन दोनों को कंजर्व रखा। यहां तक क्लियर बेटा? वेरी गुड। अब पॉइंट नंबर 4 है भाई, किन न्यूक्लियर में बीटा प्लस होगा? बोलिए भाई। ये मैंने लाइन ऑफ स्टेबिलिटी बनाई एंड ये Z, ये लाइन हो गई n बाई Z इक्वल टू 1। ये लाइन ऑफ स्टेबिलिटी मैंने बनाई, ये लाइन ऑफ स्टेबिलिटी बनाई। वो न्यूक्लियर जो यहां पे लाई करते हैं, अब वो नहीं जो बिलो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी के बिलो लाई करते हैं बेटा। इनमें 2 तरह के डिकेज होते हैं, या तो होगा अल्फा डिके या होगा बीटा प्लस डिके। क्यों? जब बीटा प्लस डिके होगा, इनमें n/z वैल्यू जो है वो कम है, वो लेस देन 1 है। ये चाहते हैं कि n/z वैल्यू ज़्यादा हो जाए और यहाँ पे आ जाए। n/z वैल्यू इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं, या तो अल्फा डिके या बीटा प्लस डिके। क्योंकि जब बीटा प्लस डिके हो गया, देखिए भाई n/z वैल्यू है n/z। बोलिए भाई ये कैसे इंक्रीज होगा? ये वैसे इंक्रीज होगा जब n इंक्रीज हो जाएगा या z डिक्रीज हो जाएगा। देखिए भाई z क्या हुआ? डिक्रीज। z क्या हुआ? डिक्रीज। देखिए भाई z डिक्रीज हुआ, z को बन गया z-1, ठीक। और न्यूट्रॉन क्या हो गई? इंक्रीज। प्रोटॉन स्प्लिट हो गया इनटू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वैल्यू इंक्रीज हो गया, n वैल्यू इंक्रीज होता है, z वैल्यू डिक्रीज, n/z वैल्यू इंक्रीज होता है ओवरऑल। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, दोज न्यूक्लियर लाइंग बिलो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, दोज न्यूक्लियर लाइंग below line of stability undergo beta plus decay, due to which their n/z value increases and they become stable, चलिए भाई, ये था डिके। कौन सा डिके? डिटेल में हमने स्टडी किया बीटा डिके। बीटा डिके के भी 2 टाइप्स हमने स्टडी किए, बीटा प्लस डिके एंड बीटा माइनस डिके। चलिए भाई, अब आते हैं लास्ट डिके की ओर, जिसका नाम है गामा डिके।
गामा आपको पता है हाई एनर्जी फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन। एटम में भी आपने पढ़ा भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेशली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल E2, ये E1 है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट्स फोटोन। फोटोन इमिट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, और आप पढ़ते हो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। व्हाट इज E2? फाइनल एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज E1? लोअर एनर्जी लेवल। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर इट एमिट्स फोटॉन्स। वो कंस्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए भाई होता क्या है, जब भी न्यूक्लियस, व्हेन न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस आप न्यूक्लियर लिखिए, अंडरगोज अल्फा या बीटा डिके, जो वहां से डॉटर न्यूक्लियस बनता है, डॉटर न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। ये प्रॉब्लम है बेटा, न्यूक्लियस की अपनी, जिस तरह से एटम की एनर्जी लेवल्स होती है, आप समझिए, समझने के लिए इस टाइम रखिए कि न्यूक्लियर की भी वैसी ही कुछ एनर्जी लेवल्स होती है, न्यूक्लियर की भी अपनी अपनी एनर्जी लेवल होती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से था एक एलिमेंट X, न्यूक्लियर, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, ये अंडरगो हुआ, इसको अल्फा डिके हो गया। अल्फा डिके आपको पता है हीलियम 2 4 प्लस रिलीज हो गई एनर्जी, इसका एटॉमिक नंबर Z-2, मास नंबर A-4। मैं इसको इस तरह से स्टार से लिखूंगा। स्टार मीन्स ये डॉटर न्यूक्लियर जो फॉर्म हुआ, ये कौन सी स्टेट में है बेटा? ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये हायर एनर्जी लेवल में है। लेकिन कौन? इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अपनी अपनी एनर्जी लेवल होती है। न्यूक्लियस की एनर्जी लेवल जो है हायर एनर्जी लेवल है। इस तरह से न्यूक्लियस जो है बेटा एक हाई एनर्जी लेवल में है, न्यूक्लियस, एटम नहीं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अपनी एनर्जी लेवल है, समझने के लिए आप रखिए इस टाइम, न्यूक्लियस की अपनी एनर्जी लेवल है। हर कोई चाहता है वो स्टेबल हो, ये हायर एनर्जी लेवल में है, ये न्यूक्लियस चाहेगा अपने आप को लो एनर्जी लेवल में लाना, लो एनर्जी लेवल में लाना और स्टेबल बन जाएगा। ये कैसे जंप करेगा इनटू लो एनर्जी लेवल? जब न्यूक्लियस आएगा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक, इसका नाम रखेंगे E2, इसका नाम रखेंगे E1। ये क्या रिलीज करेगा? हाई एनर्जी फोटोन। उनको क्या रेडिएशन बोलते हैं? गामा रेडिएशन। उसको क्या, उस डिके को क्या बोलते हैं? गामा डिके। देखिए भाई ये न्यूक्लियस जो है वाई न्यूक्लियस, ये वाई न्यूक्लियस बोलेगा अरे मैं तो एक्साइटेड हूं, मैं ग्राउंड लेवल में आना चाहता हूं, लेकिन कौन? एटम नहीं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं, न्यूक्लियस की ट्रांजिशन है। ये वाई ही बनेगा, Z-2 ही बनेगा, A-4 ही बनेगा, लेकिन साथ में निकलेगी कौन सी रेडिएशन? गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन निकलेगी। गामा रेडिएशन आने में क्या हो जाएगा? ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू लो एनर्जी लेवल। गामा एनर्जी निकली, गामा इन द फॉर्म रेडिएशन निकलेगी, एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। इसकी एनर्जी अब कम होगी, ये स्टेबल बन जाएगा। सो गामा डिके में आने से न्यूक्लियर अंडरगोज गामा डिके, atomic number remains unchanged, mass number remains unchanged, atomic number A-4, A-4, atomic number Z-2, Z-2, mass number A-4, mass number A-4। फिर क्या होता है? आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। The nucleus transforms itself into lower energy level. The nucleus transforms itself into ground level या low energy level by emitting high energy photons or gamma radiations। क्यों होता है? तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, क्यों होता है आप लिख सकते हो। when a nucleus undergoes alpha or beta decay, when a nucleus undergoes alpha or beta decay, the daughter nucleus is formed in excited state. The daughter nucleus is formed in excited state.
ठीक है, द डॉटर न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट, दिस एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट बोलती है मैं अपने आप को ग्राउंड लेवल में आऊँ, मैं लो एनर्जी लेवल में आऊँ। कैसे आती है लो एनर्जी लेवल में? बाय एमिटिंग गामा रे 4 डॉटर्स। द डॉटर न्यूक्लियस is so formed in excited state. Full stop. The excited state is unstable. The excited state is unstable, and this excited state transforms itself into ground state, and this excited state transforms itself into ground state by emission of gamma radiations, high energy photons called gamma radiation. अब ये निकला कि ये जो गामा डिके है ये अल्फा के बाद होगा या बीटा के बाद भी हो सकता है। ये एक्स है, जेड है, ए है, चलिए भाई वाई दिखाएंगे प्लस, चलो बीटा नेगेटिव डिके में दिखाऊंगा। बीटा नेगेटिव हो गया -1 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू, चलो जेड ये आएगा Z+1, ये आएगा ए। लेकिन ये डॉटर न्यूक्लियस में स्टार से दिखाऊंगा। स्टार मीन्स इट इज अनस्टेबल। इस अनस्टेबल को क्या बोलेंगे, करेंगे भाई स्टेबल में ट्रांसफॉर्म। कैसे करेंगे स्टेबल में ट्रांसफॉर्म? वाई ही रखेंगे, Z+1 ए प्लस गामा रेडिएशंस। ठीक, सो ये कंक्लूड हुआ हमारा रेडियो एक्टिव डिकेज। इन डिकेज में क्या क्या हमने स्टडी किया? अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। ठीक है बेटा, तो अब मैंने सोचा था न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन भी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो, इसका लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन और रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ठीक है, वो सिमिलर टू केमिकल काइनेटिक्स है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।